Hello everyone, welcome to the tax classroom. My name is Prabhakar Tiwari. I'm CA final student. अभी रिसेंटली मैंने अपने लॉ का एग्ज़ाम दिया था जो कि मैंने क्लियर किया है. टुडे in this video I will sharing the strategy, the resources which I use and the honest review of the exam. अभी आप लोग देखते हैं ना यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस आज की डेट में है कि आप गो सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, आप क्लियर कर लेंगे. एक्चुअली क्या है कि सेट ए और बी का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अभी ICAI ने इंक्रीज़ कर दिया है. पहले के क्वेश्चन होते थे कि हाँ वो विकल्प सर और भी कुछ अपने फ्रेंड्स और टीचर्स ने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस निकाले हुए थे. अगर आप गो करके जाते थे हाँ उसमें से कुछ समथिंग 20-30 क्वेश्चन मैच कर जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. अभी ICAI ने जुलाई 2025 के बाद या जून 2025 के बाद से उन्होंने क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं. ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपके पास या जो भी वीडियोज़ आप लोग देखते हैं जून के पहले वाले वो उतने रिलेवेंट नहीं है. हाँ एक बार आप अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप नो डाउट आप उसको देख सकते हैं, लेकिन टोटली उन पर रिलाई करना नहीं सही रहेगा. अगर आपको वीडियो एंड क्वेश्चंस रिफ़र ही करने, मैं यही बोलूँगा कि आप जो आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी लोग हैं या यूट्यूब पे जो लोग अभी इधर जून जुलाई के बाद वाले जितने वीडियोज़ हैं आप उनको देखिए, उनके क्वेश्चंस फॉलो कीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं. जैसे कि मैं अपने केस में बताऊँ ना कि मैंने अभी 3 बार सेट ए का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मैंने एक बार दिया था 23 सितंबर को दिया था, एक 29 सितंबर को दिया था और एक दिया था 7 अक्टूबर वाले में मेरा क्लियर हुआ था. मैंने जो फॉलो किया था रिसोर्सेज, मैं उनकी पहले बात कर लेता हूँ, देन फिर बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेमिंग हो रहे हैं. एक्चुअली उससे पहले बात करते हैं मेरे जो 23 सितंबर को एग्ज़ाम दिया और जो 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम दिया, दोनों क्वेश्चन डिक्टो सेम थे, इवन एक क्वेश्चन भी नहीं चेंज हुआ था. मतलब इससे ये पता चलता है ना कि ICAI के पास कुछ नंबर ऑफ सेट ही हैं जो कि अभी वो रिपीट कर रहे हैं. वही जब मैंने 29 सितंबर वाले दिन एग्ज़ाम दिया था, 29 सितंबर को पेपर दिया था, तो उसमें 23 सितंबर को जो पूछे गए थे उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, यानी कि उस दिन सेट मेरा चेंज हो गया था. और अभी जब मैंने 7 अक्टूबर को पेपर दिया तो मेरा 23 सितंबर वाला सेट जो सेम था, पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वही सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ. मेरे अभी इस वीडियो में आगे मैंने वो लगभग 40-50 क्वेश्चन जो मेरे एग्ज़ाम में आए थे वो मैंने नोट किए हुए हैं, वो मैं आप लोगों से साथ में शेयर करने वाला हूँ. अगर आप लकी रहे तो मैं ये बोलूँगा कि ये डिक्टो एग्जैक्टली सेम टू सेम 50 के 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं. ठीक है, तो एक बार आपको बहुत केयरफुली देखिएगा जहाँ भी कोई भी डाउट है, क्योंकि आपको पूरे कंप्लीट केस हिस्ट्री तो अभी अपने पास नहीं अवेलेबल है, बट हाँ इतना आइडिया मिल जाएगा आपको कि आपको पढ़ना क्या है. अगर ये एग्जैक्टली टैली हो गया तो आपके पास 80-90 नंबर लाने के भी चांसेस हैं ईजली. ठीक है, तो यही बोलूँगा कि जून के बाद वाले जितने भी आपके फ्रेंड्स पेपर दे रहे हैं सेट ए का, उनसे आप कांटेक्ट करिए, उनसे भी जितने क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो पाएँ, या फिर टेलीग्राम चैनल, या अभी लास्ट में मैं आपको 3-4 और भी फ्रेंड्स के को वीडियोस बता दूंगा जिन्होंने अभी रिसेंट में, जिनको मैंने भी देखा था. वहाँ से कुछ क्वेश्चन मैच हुए थे मेरे वो 29 सितंबर वाले पेपर में. 29 सितंबर वाले पेपर में वो कुछ क्वेश्चन टैली हुए थे. ठीक है, तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं. ये अभी मेरा चैनल है द टैक्स क्लासरूम. ठीक है, मेरा नाम है प्रभाकर तिवारी. मैंने ये लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी दी हुई है, अगर कोई रिलेटेड क्वेरी रहे तो आप प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. ठीक है, ड्राइव लिंक ये रहा. वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी
इसका वर्ड फाइल और PDF फाइल दोनों ही अटैच कर दूँगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड प्रोविज़न का है। कि मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने पहले नोट किया हुआ था ना, मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ। ये समथिंग 16-17 पेज की ही PDF है, जिस पे ये 4-5 लोगों के हैं वीडियोस, जो कि मैंने खुद देखे हुए थे, वो मैंने आप लोगों के रेफरेंस पर्पज़ के लिए डाल दिए। आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने नोट डाउन किए थे। ये बाद में मैंने ChatGPT से थोड़ा सा हेल्प ली है। ठीक है, ChatGPT से हेल्प ले करके मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप लोगों के सामने ये बनाया हुआ है। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे लास्ट में कहीं पे मैंने ऐड किया हुआ है। ये एक्चुअल जो मैंने नोट डाउन किया था वो वाला है टॉपिक। तो ये इसमें मे भी आंसर, जैसे अब यहाँ पे साइनिंग ऑब्लिक नॉन साइनिंग नॉन सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग लिखा हुआ है ना, तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है। आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन रीड करिए। अगर फिर भी ये क्वेश्चन में कोई डाउट रखे तो आप इसको भी एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड प्रोविज़न, जिसमें पूछा गया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक रखा जा सकता है इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन कंपनी एक्ट से था या सेबी से था, इसमें आज भी मुझे थोड़ा सा अभी भी डाउट है। तो अभी शायद इन्वेस्टिगेशन दोनों ही केस में टिल कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सेबी वाले चैप्टर में भी उसमें भी। ये वाला सेक्शन एक बार आप प्रीफर करिएगा। ये ChatGPT ने जनरेट किया हुआ था कि इस वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर है। बट सेबी वाले चैप्टर में जो आंसर दिया गया है वो पेज नंबर 1.17 पे ये दिया गया है, सच पीरियड नॉट लेटर देन द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेकेंड अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा कि शैल बी कैरीड इन अकॉर्डिंग विद द क्रिमिनल प्रोसीजर आएगा, जैसे सर्च एंड सीजर कैसे होता है। Whether examination under oath conducted during investigation is binding and can be used as evidence, तो yes, एडमिसिबल बिफोर साइनिंग। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा बिफोर साइनिंग, फिर एक आएगा यस एडमिसिबल नॉट सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग, फिर 2 आंसर रहेगा इन दोनों के। तो आप लोग उसको ध्यान देना, लास्ट में बिफोर साइनिंग वाला जो रहेगा उसको टिक करना है, यस एडमिसिबल बिफोर साइनिंग का। ठीक है, बिफोर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन रिकॉर्ड परमिशन ऑफ सीज एंड इंस्पेक्ट कैन बी सॉट फ्रॉम मजिस्ट्रेट और जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये है यहाँ पे मजिस्ट्रेट और जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिग्नेटेड कोर्ट। यहाँ पे ChatGPT ने आंसर दोबारा से इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर से दिया, तो एक बार आप वहाँ से भी कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा वहाँ पे सेबी से आ रहा है या फिर ये इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर से आ रहा है। हालांकि आंसर दोनों में भी सेम ही है, तो देखिए आप। एंड ये जो साइनिंग वाला अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये 6 नंबर से था। 7 नंबर से अभी मैंने दिया वो वाला है। एक आपका क्रिमिनल ये यहाँ पे 11 नंबर में है और ये 10 नंबर में है। तो सेबी वाले चैप्टर से आप देखेंगे ना 1.16 और 1.17 2 नंबर पेज ऐसे हैं जो कि जिससे ICAI ने काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किए। तो ये दोनों पेज बहुत अच्छे से देख लेना, ICAI मॉड्यूल का है। फिर सर्च एंड सीजर अंडर इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंडक्टेड, क्रिमिनल प्रोसीजर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, एग्ज़ाम में भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, 2 ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मतलब एक ही क्वेश्चन दोबारा आया था बुक्स ऑफ अकाउंट एंड से भी, बस थोड़ा सा उसका लैंग्वेज डिफरेंट था बट आंसर सेम था। टिल कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा इसमें भी। पावर टू रिमूव अ सेबी मेंबर और चेयरमैन ध्रुव, ये रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। ठीक है, सेबी चेयरमैन टेन्योर और नोटिस पीरियड का रहेगा, 5 ईयर का रहता है और 3 मंथ की नोटिस पीरियड होती है। एम्प्लॉई अगर खुद से रिलिंक्विश करना चाहता है और गवर्नमेंट भी निकलना चाहिए तो 3 मंथ का सैलरी या फिर वो ऐसा कोई प्रोविज़न होता है तो वो हो सकता है। पेनल्टी फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये रहेगा 3 गुना प्रॉफिट, नॉट लेस देन 5 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़, विच एवर इज हायर। 15 ईयर्स की पेनल्टी है। 29 सितंबर को मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें डायरेक्टली कई क्वेश्चन आए थे सेक्शन बेस आए थे, कि जैसे उन्होंने पूछ लिया कि सेक्शन 15 ईयर्स की पेनल्टी बताइए। तो एक बार आप सेक्शन भी अगर याद हो पाए तो याद रखिएगा, अदरवाइज़ डायरेक्टली ये जो अगर आपका सेट मैच हुआ तो उसमें तो आपको डायरेक्टली ये देखना रहेगा
कि 3 गुना प्रॉफिट होगा 5 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़। एग्ज़ाम में 5 गुना प्रॉफिट का भी होगा। 5 गुना प्रॉफिट ध्यान देना, बस केवल ब्रोकरेज में होता है, ठीक। 3 गुना प्रॉफिट ही यहाँ पे होगा, उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है 5 गुना या 3 गुना होने में। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म क्या होता है, 21 डेज़ में करना होता है। और इंटरेस्ट रेट में अगर कोई चेंज हो रहा है सिक्योरिटी के तो ठीक है, आप एक बार कंफर्म करिएगा जहाँ तक। लेकिन बुक में भी 11 डेज़ ही दिया है। मैंने गूगल भी ट्राई किया था, उसमें भी 7 डेज़ ही आ रहा था। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड, एक ऐसा बेस्ट ब्लू मेटल नाम से एक केस हिस्ट्री थी जिसमें पूछा गया था कि ये ऐसा कुछ आएगा, उसमें 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 करके पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर बोरोइंग एंड प्रॉफिट दिया रहेगा। इसमें स्टार्टिंग के 3 ईयर के प्रॉफिट नेगेटिव में रहेंगे, लास्ट वाला पॉजिटिव में रहेगा। यानी कि अगर लास्ट वाला और 2-3 ऐड करोगे तो नेट प्रॉफिट पॉजिटिव ही आएगा। तो इसमें पूछा था कि क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है या नहीं कर सकती। कंट्रीब्यूशन ये रहेगा, पूछा गया था 1 सितंबर 2022 की डेट में पूछा गया था कि BBM 1 सितंबर 2022 को कंट्रीब्यूशन करना चाहती है 4,80,000 रुपये का, कर सकती है या नहीं कर सकती। कर सकती है तो OR लगेगा या SR लगेगा, ठीक है। ये वहाँ पे मुझे एक डाउट हो रहा था कि प्रॉफिट को लेकर के कि प्रॉफिट नेगेटिव है तो अलाउड है या नहीं, तो एक बार वो कंफर्म करना। बट अभी मैंने प्रोविज़न देखा है तो उसमें लिखा था कि प्रॉफिट करंट ईयर में होना नेसेसरी नहीं है। नेट प्रॉफिट यानी कि अगर जैसे यही मैंने बताया कि -6 -4 + 16 करोगे तो पॉजिटिव फिगर 6 आएगा, तो ये अलाउड है। ऐसे कि इसमें मतलब नेट प्रॉफिट टोटल अगर लास्ट 3 ईयर का टोटल कर रहे हो तो अलाउड है। ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉफिट पॉजिटिव में होना चाहिए अगर तीनों ऐड कर रहे हैं। तो बेस्ट ब्लू मेटल नाम से अगर केस हिस्ट्री पूरा मिल जाए, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड का है तो वो कर लेना। इसमें OR लगेगा, बाईपासिंग OR 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का जो रहता है उतने तक, उससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट रिक्वायरमेंट की फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था सेक्रेटरियल ऑडिट रिक्वायरमेंट का, जिसमें पूछा गया था कि सेक्रेटरियल ऑडिट किस पे एप्लीकेबल होगा। क्या BBM लिमिटेड ने सेक्रेटरियल ऑडिट इस ईयर में नहीं कराया तो उन्होंने लॉ को फॉलो किया या नहीं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि सेक्रेटरियल ऑडिट किसको एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनी को होता है, दूसरा जितने भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती हैं उन पे होता है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, टर्नओवर 250 करोड़ और बोरोइंग 100 करोड़ से ज़्यादा होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में एक कन्फ्यूज़न आ रहा था ना यहाँ पे कि सेक्रेटरियल ऑडिट में यही सेम केस हिस्ट्री था, इसी में पूछा गया था ना। तो ये तो मुझे याद था कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो। दूसरा जो इसका टर्नओवर था ना वो हर एक ईयर में 250 करोड़ से एक्सेस ही था। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था कि क्या कौन से ईयर में एप्लीकेबिलिटी माने या ना माने। जैसे अभी टर्नओवर यहाँ पे देख रहे हो सभी ईयर का 250 प्लस है, ऐसे ही सेम एग्ज़ाम में भी था। बट वहाँ पे मुझे लगता था कि ICAI का ये वाला क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। 2021 में उसकी बोरोइंग जो थी वो 105 करोड़ की थी, तो मैंने अभी ये वाला आंसर अपने एग्ज़ाम में टिक किया था कि इस ईयर में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आप लोग एक बार देखिएगा कि क्या पॉजिटिव फिगर या नेगेटिव फिगर कहीं ना कहीं मैटर करता है या नहीं। मैंने अपने उसमें शुभम सिंघल सर की बुक में ट्राई किया था देखने का, बट ऐसा कोई मुझे प्रोविज़न नहीं दिखा था। आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा, ऐसा ही कुछ केस हिस्ट्री रहेगा। ये सेक्रेटरियल ऑडिट का रहेगा। सेक्रेटरियल ऑडिट का पूछेगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में सेक्रेटरियल ऑडिट अगर कंपनी ने नहीं कराया तो उन्होंने लॉ को फॉलो किया या नहीं किया, ऐसा कुछ रहेगा। क्या उनकी इस पर एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, या अगर 22-23 में नहीं है तो किस ईयर में है, वो कंफर्म कर लेना तुम लोग। ये एक अजम्पशन फिगर है, बट फिगर लगभग सिमिलर है। जो कॉन्सेप्ट जितने क्लियरिटी के लिए चाहिए वो इतना ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एज ऑफ फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन 75 ईयर का रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे ध्यान देना मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए पूछा गया है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का फॉर ए लिस्टेड कंपनी 3 लिस्टेड कंपनी का होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया था 3 लिस्टेड कंपनी का होगा, 3 पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का होगा, 3 पब्लिक कंपनी का होगा, या 7 लिस्टेड कंपनी का होगा। तो ध्यान देना ये रहेगा आंसर 3 लिस्टेड कंपनी का।
कंफ्यूज मत होना वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैनेजरियल रिम्यूनरेशन फॉर FY 21-22 KMP अपॉइंटेड। 1/8/21 को एक KMP था जो कि 30 जून 2021 को रिटायर हो गया था। जो दूसरा KMP है वो 1/8/21 को बोर्ड मीटिंग थी और उसी दिन अपॉइंट हुआ है। उसने 2 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की थी, एक 8/21 को, दूसरी समथिंग दिसंबर 21 में की हुई थी। तो कंपनी अभी पूछ रही है कि कितना प्रॉफिट, मतलब कितना रिम्यूनरेशन देना चाहिए कंपनी को। ये काफ़ी बड़ी केस हिस्ट्री थी। लास्ट में उन्होंने 2 लाइन और साथ में और ऐड किया था केस हिस्ट्री से, मतलब एक तो इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना था। इफेक्टिव कैपिटल समथिंग अभी याद नहीं है मेरा। इफेक्टिव कैपिटल 197 के अकॉर्डिंग उसमें जितने भी रूल थे सभी थे, एक बार ध्यान लेना। उसमें था अलॉटमेंट मनी का था, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी था, शेयर कैपिटल था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का भी था, ये सब कुछ था। ये सब कैलकुलेट करने के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, समथिंग 1750 लाख आया था। तो उसमें पूछा गया था कि रिम्यूनरेशन कितना अलाउड होगा, ये जो नया अपॉइंट हुआ है उसको। और फिर इस केस हिस्ट्री के बाद में एक और था कि अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होता है तो ये चीज़ रिम्यूनरेशन का पार्ट बन जाएगा। क्या? कंट्रीब्यूशन एन्युटी फंड 4 लाख और इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख। तो एक बार आप ये दोनों देख लेना। इंश्योरेंस प्रीमियम वैसे हम सभी जानते हैं कि अगर डायरेक्टर ने डिफॉल्ट नहीं किया है तो वो रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। आंसर मे बी जो इससे पहले वाला पार्ट जो KMP था जो रिटायर हुआ था 30 जून 2021 को जो रिटायर हुआ था उसको 4 लाख का रिम्यूनरेशन ऑलरेडी दे दिया गया था, ठीक है। तो क्या करंट KMP को जो 1/8 के बाद अपॉइंट हुआ है उसको रिम्यूनरेशन देने के लिए पहले वाले KMP को जो रिम्यूनरेशन दिया गया था वो कोई रेलिवेंट है या नहीं, ये देखने वाली ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा एक बार देख लेना। इसमें आंसर था, इसमें जो ऑप्शन थे ना वो था 56 लाख, 57 लाख, 61 लाख और एक कोई और भी था, शायद याद नहीं है मुझे, 75 लाख या कुछ ऐसा और भी था, ठीक है। तो मैंने तो अभी इसको टिक किया हुआ था, आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा क्या रहेगा। टाइम लिमिट टू फिल वैकेंसी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब वही था यहाँ पे कि 30 जून को वो रिटायर हुआ था ना, तो इसके बाद पूछा गया कि मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कब किया सकता है, विद इन 6 मंथ। ऑप्शन उसमें ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, 31/12, 1/9, 30/4 और 1/8, जो भी रहेगा आप रिलेवेंट देख लेना। उसमें क्या लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा या बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। तो विद इन 6 मंथ होता है ये, जिस दिन वैकेंसी हुई है वहाँ से विद इन 6 मंथ्स में करना होता है, बाई बोर्ड रेजोल्यूशन करना होता है। ये वाला आंसर नहीं रहेगा, ये तो एक एक्सेप्शनल केस है। अभी ये आपके एग्जाम में आएगा, ये इतना मैटर करता है। मैक्सिमम मैनेजरियल रिम्यूनरेशन इफ़ एडिक्वेट प्रॉफिट 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट 3%। ये वाला क्वेश्चन वैसे मुझे नहीं लगता ये आया हुआ था एक बार, लेकिन आप फिर भी एडिक्वेट प्रॉफिट के केस में क्या क्या प्रोविज़न रहेंगे आप एक बार देखिएगा, ठीक है। IBC कभी स्टार्ट करनी होती है, मिनिमम डिफ़ॉल्ट 100 लाख या फिर 1 करोड़, जो भी बोल लीजिए। एग्ज़ाम में 100 लाख वर्डिंग लिखी हुई थी, ठीक है। शाह प्राइवेट लिमिटेड एक सप्लाइड गुड्स है, तो ऐसे केस में अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर रहेगा या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर रहेगा। एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर और डेटर में, क्योंकि 4 ही ऑप्शन होंगे, क्रेडिटर, डेटर, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, ऐसा करके 4 ऑप्शन बनाए रहेंगे वो लोग। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जो होगा वो तुम्हारा सही होगा, क्योंकि परचेज ऑफ लाइम स्टोन से रिलेटेड है। तो ऐसे में गुड्स की सप्लाई वाला जो भी रहता है वो आपका ऑपरेशनल माना जाता है। पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ CIRP आफ्टर IRP अपॉइंटमेंट विद इन 3 days ऑफ IRP अपॉइंटमेंट होता है। हु बियर पब्लिक अनाउंसमेंट एक्सपेंसेस, जो CIRP इनिशिएट करता है, CIRP एप्लीकेंट जो होता है स्टार्टिंग में वो करता है, बाद में COC मीटिंग में अप्रूवल होकर के रिम्बर्स हो जाता है, ठीक है। ये मैंने ICI का पेज नंबर 3.40 ऐड कर दिया यहाँ पे इमेज, आप एक बार रीड करिएगा। ये इन्हीं दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं इसमें। अपॉइंटमेंट फॉर IRP एप्लीकेशन फॉर IRP अपॉइंटमेंट फॉरवर्डेड टू IBB, एक बोर्ड होता है जो कि IBC वाला चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा, इंसॉल्वेंसी बोर्ड का होता है, एंड कंपनी ROC को जाता है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ये IRP अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक।
समथिंग अभी याद तो नहीं है मुझे, लेकिन ये शायद एक में ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन 2-3 अलग अलग थे, आरोशी एंड बोर्ड को, फिर दूसरा था आरोशी एंड बोर्ड एंड कंपनी को, या बोर्ड एंड आरोशी को, ऐसे करके मिक्स क्वेश्चन था। तो एक बार आप ये इतना पार्ट मैटर मतलब ध्यान दो, इसके भी आप पे आंसर फाइंड करने की कोशिश करो कि क्या होगा। IRP अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन टू बी फॉरवर्डेड टू whom, ये चैट जीपीटी का आंसर है, IBB एंड कंपनी अब्लिक आरोची। इमीडिएटली फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट मीन्स, आप इमीडिएटली इन केस ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, वैसे नॉर्मली 3 डेज़ का होता है, यहाँ पे इन्होंने बोला था IRP पब्लिक अनाउंसमेंट इनवाइटिंग क्लेम फॉर क्रेडिटर इमीडिएटली मीन्स, तो ऑप्शन था 3 डेज़, 5 डेज़, 4 डेज़, तो आंसर आएगा 3 डेज़ का। फेमा फॉरेन कंट्रीब्यूशन का था असेट एक्वायर्ड व्हेन PRY लेटर रिटर्निंग टू इंडिया, क्या वो यूज या सेल कर सकता है? हाँ, अगर RBI का अप्रूवल हो तो, मतलब RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप जब PRY थे, आपने कोई एसेट किया है और दोबारा से अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, उसको चाहे उस फंड को इंडिया में ला रहे हैं या बाहर कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी RBI का अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, ये है रेगुलेशन उसको। अमेरिकन सिटीजन है और इंडियन कार्ड होल्डर है, 10 लाख का डोनेशन कर रहा है टू इंडियन कॉलेज बाई खुद के पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट से कर रहा है। ठीक है, पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट से कर रहा है, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हाँ, उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रीट किया जाएगा। अगर वो NRI होता तो ऐसे केस में नहीं माना जाता। ठीक है, रिवाइज डिक्लेरेशन टू डीलर आफ्टर चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट पर्पस, मतलब पहले फेमा में ये दिया गया है, पहले कुछ दूसरे सामान परचेज करने का डिक्लेरेशन था, बाद में चेंज हो गया। ठीक है, अब मतलब अभी पहले दूसरा सामान मंगा रहे थे, अभी दूसरा सामान मंगा रहे हैं, तो ये क्या परमिशेबल होगा कि नहीं? परमिशेबल होगा अगर रिवाइज डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया जाता है तो। मैक्सिमम ओवर ड्यू पीरियड फॉर इंटरेस्ट ऑन एक्सपोर्ट बिल 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म एसोसिएशन मैक्सिमम बैंक गारंटी 5 लाख की रहती है। परमिटेड सोर्स फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओन फंड, शेयर स्वैप या फिर बोनस शेयर से किया जा सकता है, बोरोइंग फंड से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पेज नंबर ICA के मॉड्यूल में 1.62 पर है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा डिटेल में। परमिटेड सोर्स फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कंपनी एक्ट का ही एक क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ अमलगमेशन व्हेन ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर्ड, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब वहाँ पे देखना दो आंसर रहेंगे अमल इन द नेचर ऑफ मर्जर के। एक तो रहता है व्हेन ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया, या तो 90% कंसिडरेशन हो रहा है, 90% का कंसिडरेशन पे हो, तो ऐसे केस में दोनों में होगा, क्योंकि केस हिस्ट्री तुम्हारी जो है उसमें दिया गया था ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, तो ध्यान देना आंसर में जहाँ पे नेचर ऑफ मर्जर हो और ऑल एसेट एंड लायबिलिटी वाला हो, वो वाला आंसर तुम्हारा सही रहेगा। सेक्शन 236 अप्लाइज हैं, ये माइनॉरिटी का था, उसमें हम 2 पर्सन थे जिनका टोटल शेयर होल्डिंग माइनॉरिटी के तौर पे 8% का हो रहा था, एक का 6% का था। उसने कुछ अपील वगैरह किया हुआ था, एग्जैक्टली क्वेश्चन अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन 236 में माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न या रूल्स हैं, आप एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा डिटेल में। ठीक है, इसके बाद एक केस हिस्ट्री थी, ABC का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते थे, एकदम डिक्टो सेम यही केस हिस्ट्री थी जो कि वैभव सर की बुक में भी दिया गया है। इससे पूछा जा रहा था कि RBI अप्रूवल लगेगा कि नहीं। सर ने जो आंसर दिया हुआ था, ये 3 क्वेश्चन थे, सर के आंसर में और मेरे आंसर में थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न है। सर ने तो दिया है कि कहीं पे भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक बार आप लोग कंफर्म करिएगा, क्योंकि ChatGPT ने भी बोला था कि रिक्वायरमेंट होती है, ये तो बाद में अभी मैंने सर के अकॉर्डिंग चेंज किया है आंसर, बट एक बार आप कंफर्म करिएगा इसको। ठीक है, पीरियड ऑफ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन अंडर NCLT ऑर्डर सेक्शन 222 ऑन सिक्योरिटीज़ के लिए पूछा गया है। ठीक है, ये होता है अप टू 3 ईयर का, एग्ज़ाम में 3-4 ऑप्शन थे, 3 ईयर, 5 ईयर, 1 ईयर। ठीक है, तो अप टू 3 ईयर वाला सही रहेगा। सेक्शन 222 ऑन सिक्योरिटीज़ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, NCLT सिक्योरिटीज़ पे रिस्ट्रिक्शन कर सकती है अंडर सेक्शन 222 अप टू 3 ईयर तक। अपील टू NCLT टू बी मेड विद इन 45 days
फ्रॉम डेट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड अवेलेबल वर्ड ध्यान देना 45 डेज़ का 30 वहाँ पे 3-4 ऑप्शन होते हैं 30 डेज़ जिस दिन मिला जिस दिन ऑर्डर पास हुआ या फिर 45 डेज जिस दिन मिला या जिस दिन ऑर्डर पास हुआ तो ध्यान देना 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेड अवेलेबल रहेगा. Petition for compounding of offence may be filed. 1 लाख पेनल्टी ऑर्डर वॉज नॉट यस पास बाई NCLT. एग्जाम में क्वेश्चन था कि NCLT ने फाइन इम्पोज किया है 1 लाख का लेकिन अभी ऑर्डर नहीं पास हुआ है तो पिटिशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो गिल्टी पर्सन है वो कर सकता है या नहीं कर सकता है. ChatGPT का आंसर था कि वो कर सकता है भले ही उन्होंने पे किया हो या नहीं किया हो. इसके रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 41 उसका मैं एक ये 9.17 नंबर पेज पे दिया गया है. शुभम सर की बुक में ये वाला सेक्शन मुझे नहीं मिला था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस सेक्शन के बारे में. एक बार आप लोग ये रीड करिएगा आप लोग को मॉड्यूल का पेज नंबर 9.17 जानकारी मिल जाएगी क्या रहेगा. रिप्लाई टाइम फॉर नोटिस STK1 30 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस रहेगा. 30 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस. यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना रिसीप्ट मत लगा के आ जाना डेट ऑफ नोटिस रहेगा. ठीक है इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मेड अवेलेबल यानी कि रिसीप्ट देखा गया था यहाँ पे डेट देखा गया डेट ऑफ नोटिस. आफ्टर डिजोल्यूशन कैन आउटस्टैंडिंग ड्यूज भी रियलाइज. यस क्या आ सकता है इसके बाद भी डिजोल्यूशन के बाद भी अगर ड्यूज वगैरह हैं उनको भी रियलाइज किया जा सकता है. NCLT ऑर्डर टू स्ट्राइक ऑफ कंपनी नेम रिक्वायर कंसेंट ऑफ. ये एग्जाम में ना डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अंडर सेक्शन 248. एक्चुअली मॉड्यूल में भी मैं खोजने का ट्राई कर रहा था सेक्शन 248 मुझे नहीं दिखा तो इसका प्रॉपर आंसर मुझे नहीं पता चल पाया. ChatGPT ने जो आंसर निकाला था उसके उनके अकॉर्डिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक ROC. ठीक है NCLT पावर अंडर सेक्शन 248 नेम स्ट्राइक ऑफ कंसेंट ऑफ डॉट डॉट किसका कंसेंट चाहिए होता है नेम स्ट्राइक ऑफ करने के लिए NCLT को अंडर सेक्शन 248. शेयर ट्रांसफ़र ऑन डेथ कैन लीगल एयर फाइल वाइंडिंग अप. यस कर सकता है. इफ़ 2-3 ऑफ मेंबर पे कॉल एंड 1-3 डू नॉट लाइबिलिटी ऑफ अदर क्या होगी तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाइबल टू पे रिस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग. ठीक है एग्जाम में यही वाला आंसर आएगा. ये तो ChatGPT ने बनाया था ये रहेगा आंसर. कैन KMP भी कंपनसेटेड व्हेन कंपनी वाउंड अप बाई ट्रिब्यूनल. नो नहीं हो सकता है. मजिस्ट्रेट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ सेल मेक इंडोर्समेंट एंड पब्लिश नोटिस इन ऑफिशियल गजट. ठीक है डायरेक्शन अंडर सेक्शन 210 कैन बी गिवन बाई NCLT टू ROC. ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ था. जो डायरेक्शन होता है इन्वेस्टिगेशन का अंडर सेक्शन 210 को उसके CG कर सकता है ROC के पास नहीं होता है तो जो NCLT डायरेक्शन देगा वो CG को देगा ना कि ROC को देगा. इसमें और भी ऑप्शन था ना कि वो मोड क्या होगा यानी कि स्पीड पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ड्यू ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें. तो एक बार आप लोग 210 में देख लेना कि जो डायरेक्शन होगा उसको भेजने का मोड क्या होगा. ठीक है एग्जाम में दोनों आएगा. CG का 2 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें एक दिया रहेगा कि मोड क्या था कौन सा मोड करेक्ट है. मोड में भी वो 3-4 ऑप्शन दिए रहते हैं. एक में बहुत एग्जैक्टली लाइन याद कर लेना तुम लोग मोड का क्या क्या वर्डिंग है उसमें. NCLT पे इशू इंटरिम ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू प्रोसीडिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट. NCLT में इशू इंटरिम ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो भी एप्लीकेशन करता है तो इसलिए आंसर जो होगा वो आपका ये वाला सही रहेगा एनी पार्टी टू प्रोसीडिंग. ये सेक्शन 273 इससे डील करता है. रिपोर्टिंग टाइम फॉर चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन सिक्योरिटी. ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हुआ है. इसमें भी वही है कि मेरा आंसर 11 डेज़ का था जो कि आपको भी मिल जाएगा सेबी वाले चैप्टर में. बट ChatGPT का जो आंसर है वो 7 डेज़ आ रहा है. मैंने गूगल भी करने का ट्राई किया उसमें भी 7 लिख के आ रहा है. कंफर्म करिएगा क्या टिक करना है. शायद मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो आंसर मेरा आया था ना कुछ 11 डेज़ या 7 डेज़ वो नहीं पूछते हैं वो डेट निकालने को बोलते हैं. तो डेट थी शायद ना 25 तारीख को तो मीटिंग थी तो शायद ये बीच में संडे या फ्राइडे को होता सैटरडे संडे लीव था उनका बंद रहता था. तो डेट निकल के जो आ रहा था आंसर समथिंग शायद 9 अप्रैल निकल के आ रहा था कुछ ऐसे निकल के आ रहा था. मतलब
देखिएगा एक बार क्या रहेगा, 11 डेज़ रहेगा या 7 डेज़ रहेगा। ये वर्किंग डेज़ रहेगा, वर्किंग डेज़ में क्या काउंट होगा क्या नहीं काउंट होगा वो भी ध्यान देगा। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने अलग से पूछा था कि 21 डेज़ रहेगा, लेकिन साथ में पूछा था 21 डेज़ के साथ साथ में कंटेंट भी कंप्लाई होना चाहिए, जो कि होता है क्या, इसमें बताना पड़ता है कि कितना पेंडिंग है, कितना रिसीव हुआ, कितना डिस्पोज हुआ और कितना रिमेनिंग रह गया है। तो ये पेज नंबर 1558 ICA मॉड्यूल आप लोग रिफ़र करेंगे, दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे, 46 एंड 47। एक क्वेश्चन है बाई हुइच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एनपीओ कैन रेज फंड फ्रॉम मार्केट। तो ये वाला भी देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग शायद ये वाला आंसर होना चाहिए, बट आप लोग कंफर्म करना क्या रहेगा। ठीक है, बाई हुइच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एनपीओ कैन रेज फंड फ्रॉम मार्केट। चौथा वाला ऑप्शन कुछ और भी था, मुझे नहीं याद है, लेकिन शायद आंसर यही है, जीरो कूपन बॉन्ड वाला। फॉरेन ट्रेड क्रेडिटर नॉट सबमिटेड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, IBC। ये IBC वाले चैप्टर में था कि एक ट्रेड क्रेडिटर है, उसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं सबमिट किया, इंस्टीट्यूशन एक सर्टिफिकेट होता है, नॉट सबमिटेड सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो अलाउड होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके कुछ रूल था। तो ये वाला जो भी प्रोविज़न होगा वो देख लेना एक बार। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट इन राइटिंग देन शुड हैव रिटन मेमोरेंडम। यस, इसमें रहेगा ना, जो चार ऑप्शन होंगे, चारों में जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा, सबसे ज़्यादा डिटेल में होगा, उसमें ये वाली वर्डिंग तुम्हें मिलेगी, हैव रिटन मेमोरेंडम होना चाहिए, ऐसे करके कुछ। एक पर्सन था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट सर्च करने का मतलब वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, तो कंपनी बोल रही थी कि राइटिंग में नहीं है, तो उससे रिलेटेड ऐसा कुछ केस हिस्ट्री था, तो ये रहेगा रिटन मेमोरेंडम में होना कंपलसरी है अगर राइटिंग में नहीं है तो। इंश्योरेंस प्रीमियम डिफॉल्टेड बाय डायरेक्टर, कंसिडरेशन एज रेम्यूनरेशन, कंसिडर एज रेम्यूनरेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कंपनी ने 5 लाख का रेम्यूनरेशन कराया था सभी डायरेक्टर को मिला करके, एक डायरेक्टर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया जिसकी वजह से कंपनी को 1 लाख का क्लेम मिल रहा है, तो कितना पार्ट रेम्यूनरेशन होगा। हम सभी जानते हैं अगर डायरेक्टर ने डिफ़ॉल्ट किया है तो रेम्यूनरेशन में इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड हो जाता है, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम पार्ट बन जाता है, बट वो कितना पार्ट बनेगा, क्योंकि 5 लाख पूरा प्रोराटा बेसिस कर लिया जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ डायरेक्टर इंटू डिफ़ॉल्टेड डायरेक्टर करके निकाला जाएगा, या फिर पूरा 1 लाख जितना आया है पूरा उसी रेम्यूनरेशन में ऐड कर दिया जाएगा। ये आंसर एक बार कंफर्म कर लेना, आई थिंक सेक्शन 197 के आसपास का कुछ रहेगा। ठीक है, शेयर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अपॉन डेथ हेंस एलिजिबल टू फाइल वाइंडिंग अप रिक्वेस्ट। ये भी सही है, करेक्ट रहेगा ये भी। ठीक है, ये वाले जितने भी मैंने ये दिया हुआ है, ये आप लोग एक बार देख लेना। 29 सितंबर को जो मैंने पेपर दिया था ना, ये स्टार्टिंग के तीनों में से ही क्वेश्चन रिपीट हुए थे उसमें से, तो इन तीनों के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से ध्यान दे देना, देख लेना तुम लोग। बाकी हर सर ने ये ICDR वाला एक चैप्टर है, उसमें सेवी में वो वाला नहीं कराया हुआ है, तो वो आप शुभम सर से देख लेना। बाकी के जितने भी वीडियोज़ हैं वो हर सर का रिफ़र कर लेना, बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट तुम्हारी क्लियरिटी हो सकेगी। ठीक है, मैंने ये इनका सर का, हेमंत सोहानी सर का भी किया हुआ था, जो न्यूमेरिकल लिमिट वाला एक PDF है उनका, 128 पेजेस के अप्रॉक्स का है, टेलीग्राम वगैरह पे काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है, तो आप ले वहाँ से देख सकते हैं, मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये कुछ 20 मिनट में इन्होंने सेबी के बहुत मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वाला मतलब बहुत समरी वीडियो डाला हुआ है, कह सकते हैं कि अच्छा ठीक ठाक नॉलेज यहाँ से मिल जाता है। ये 20 मिनट में भी 15 मिनट का समथिंग इन्होंने चारों पाँचों चैप्टर मिला करके, सीवी में 4 पार्ट है ना, 4 या 5 पार्ट है, पाँचों चैप्टर का मिला करके बनाया था 15 मिनट में, और समथिंग 10 मिनट तो इनके वो हैं, उसमें कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस ये है जो मैंने वहाँ से नोट डाउन किए हुए थे डायरेक्टली क्वेश्चंस, उसको भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया आप लोगों के लिए। हाँ, ये है मेरा चैनल द टैक्स क्लासरूम, कृपया लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को, और भी मोर फाइनेंशियल एंड टैक्स रिलेटेड नॉलेज जो भी मिल आप लोगों के इस चैनल पे आते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। यही बोलेंगे कि जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं
जून जुलाई के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस देखो, उनसे पहले वाले क्वेश्चंस मत देखो बहुत ज़्यादा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए देखो चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन सेट ए भी इतना भी ईजी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मैंने अच्छे से 12-15 दिन दिए हैं इसके लिए, 12 दिन तो दिया ही है अच्छे से। 12 दिन मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं मैं इस एग्ज़ाम को कर पाया, ठीक। तो लेकिन ठीक भी है, अभी आईवीएस पर्पज़ के लिए मुझे एक ठीक ठाक नॉलेज हो गई है, डेप्थ नॉलेज हो गई है, इवन सेक्शन वाइज भी हो गया है कि अगर कोई कोई प्रोविज़न आ रहा है तो मैं इतना अभी पहचान सकता हूँ कि वो कौन से सेक्शन में है। और अगर आपको सेक्शन की नॉलेज हो जाएगी कहीं ना कहीं आईवीएस वाले पेपर में, वो डायरेक्टली आप सेक्शंस के अकॉर्डिंग कहाँ पे सर्च करना है क्वेश्चन वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये वाला पीडीएफ मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे वर्ड फाइल और पीडीएफ दोनों, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।